तो हेलो बच्चा पार्टी की हाल चाल सब मजामा। देखो यार, 3 लेक्चर तो तुम लोगों का मैं ले चुका हूँ। ठीक है, ये चल रहा है चौथा लेक्चर। अभी पहुँचे हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरी पे। बेसिक चैप्टर है, इसलिए ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, अगर एक एक चीज़ को समझ लेंगे ना तो आगे वाले लेक्चर्स में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बट फिर भी इससे ज़्यादा 2 लेक्चर से ज़्यादा इस चैप्टर को खींच नहीं सकते। तो कोशिश करूँगा कि 2 लेक्चर में कंक्लूड कर दूँ, फिर एक लेक्चर में इसके अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस करवा दूँगा जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी असाइनमेंट दे दूँगा जो कि कर लेना। मॉड्यूल्स तुम्हारे पास हैं ही सही, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन लगा लेना। और इसके अलावा PYQ लगा लोगे और एसर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन लगा लोगे, तो इससे ज़्यादा इस चैप्टर में करने के लिए कुछ है नहीं। बट बहुत बेसिक चैप्टर है यार, ये बात मानना पड़ेगा। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, क्या है देखते हैं। तो अभी तक हमने टैक्सा समझ लिया। ठीक है, कि टैक्सा क्या है नहीं है। डिफरेंट लेवल पे, किसी भी लेवल पे टैक्सा को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी पे देखो आगे क्या लिखता है, हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि अभी तक हमने पढ़ा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। सही बात है, किसी भी रैंक पे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। क्या है टैक्सोनॉमी? क्या है? तो ये जो टोटल प्रोसेस है किसी भी रैंक पे रखने का, क्लासीफाई करने का, तो इसे हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या क्या? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या? पहला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर, और तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसका सेल का डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस, किस तरह से सेल ग्रो कर रहा है, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, एक चीज़ जो बच गया, वो 2 लाइन NCERT की छूट गई है, वो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। वो क्या है कि हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. वैसे लाइन ये मैं समझा चुका था, समझाने के लिए इसमें कुछ है नहीं। कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात कर ही चुका हूँ, आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर ही चुका हूँ, क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर ही चुका हूँ, और नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर चुका हूँ। और ये भी मैंने पहले मेंशन कर दिया था कि टैक्सोनॉमी का सारा बेसिस इसी पे टिका हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, उसमें रेड में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. जाहिर सी बात है यार, हम लोग ग्रीडी बहुत ज़्यादा है। जो हमारे काम का है उसके बारे में हम बाल का खाल तक निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग जो चीज़ हमारे काम का है उसके लिए जाहिर सी बात है जानना तो चाहेंगे सही। वही लिख रहा है, इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। मैंने बात करा था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान, इसके बारे में। बट आज के डेट में क्या है ना, ये सिनेरियो चेंज हो चुका है। क्यों? देखो, अगर मान लो मैं तुमसे किसी प्लांट की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, उसका एक यूज़ क्या है, सपोज करो फूड दे रहा है। दूसरा यूज़ है कि उसे हम लोग मेडिसिनल पर्पस से भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम मेडिसिनल पर्पस से भी यूज़ कर रहे हैं, फूड के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो 2 डिफरेंट क्राइटेरिया हो गया ना।
और अगर दो डिफरेंट क्राइटेरिया हो गया तो उस प्लांट को हम एक ग्रुप में कैसे रख सकते हैं? उसे तो हमें दो डिफरेंट ग्रुप में रखना पड़ेगा ना। अगर हम फूड की बात करेंगे तो फूड वाले ग्रुप में रखना पड़ेगा, अगर हम मेडिसिन की बात करेंगे तो मेडिसिन वाले ग्रुप में रखना पड़ेगा। इसीलिए आज के डेट में ये वाला फॉलो नहीं किया जाता है। पक्का? चलो आगे देखते हैं। हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, बट आज के डेट में नहीं करते। क्यों? समझ आ गया? चलो, ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationship between them या among them। बस उसके बारे में नहीं जानना चाहते थे, उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है ये भी हम लोग जानना चाहते हैं। तो अब ये जो हम रिलेशनशिप जानना चाहते हैं तो इस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है, मीन्स किसी दो ऑर्गेनिज्म का हमारे लिए तो जो यूज़ है वो है, बट उनका आपस में क्या कनेक्शन है इसके बारे में जानना, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में समझना। तो देखो, द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर। ठीक है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते थे। लिनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरे। अच्छा, अभी मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा कुछ और भी टर्म्स, मतलब कुछ और भी बुक्स के बारे में जो लिनियस ने लिखा था, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो अभी बस सिस्टमा नेचुरे जानते हैं कि लिनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सिस्टमा नेचुरे। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। एक ही बात को बार बार रिपीट करके लिख रहा है तो कोई मतलब है नहीं, मैं पहले समझा चुका हूँ। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? कि सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मीन्स पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म आया, किससे किसका इवोल्यूशन हुआ, इन सारी चीज़ों को। जैसे मैंने पहले भी बताया, थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये जो कंक्लूजन था वो इसी सिस्टमैटिक के बेसिस पे लिया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, लिनियस भाई साहब जो थे ना, इन्होंने कुछ और भी किताबें लिखी थी। ठीक है, कौन कौन सी वो लिख लेते हैं। सबसे पहला लिनियस 2 बुक्स। कौन कौन सा? पहला सिस्टेमा नेचुरे। इसका ये याद रखना, इस बुक का 10th एडिशन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, और ये 10th एडिशन पब्लिश कब हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था 1758 में। कब हुआ था? 1758 में। इसमें उसने क्या करा था ना, तो इसमें उसने बाइनोमियल नेम ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये उसने दिया था सिस्टेमा नेचुरे के 10th एडिशन में, और ये बुक रिलीज हुई थी 1758 में। सेकेंड बुक था उसका, उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, और ये इस बुक का फर्स्ट एडिशन था। ये इस बुक का फर्स्ट एडिशन था, और ये फर्स्ट एडिशन पब्लिश कब हुआ था? तो ये हुआ था 1753 में। ठीक है, इसमें उसने नेम दिया था बाइनोमियल नेम ऑफ प्लांट। ठीक है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category। अब यहाँ हमारे पास एक वर्ड आया है हायरार्की। तो देखते हैं कि हायरार्की क्या है। देखो, अगर मैं लिखूं हायरार्की, तो हायरार्की का मतलब होता है ना कि किसी भी ऑर्डर में, चाहे असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में तुम पूरे किंगडम, फाइलम, उसके नीचे की परफॉर्मेंस कंटिन्यू, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, या फिर स्पीसीज, जीनस, इस टाइप से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तुम उसे लिखते हो तो वो कहलाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। चलो, इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। तो हायरार्की का क्या होता है कि
डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, देखो बट नॉर्मली जब हम लोग इसे लिखते हैं तो ये हम लोग लिखते हैं किस ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे, आओ देखो। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। किसका एग्जांपल लूँ, चलो वीट का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, वीट। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे किंगडम। ठीक, तो किंगडम है प्लांटी। मैं तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूँ। किंगडम के बाद तुम्हारा क्या आएगा, फाइलम और डिवीज़न। तो प्लांट के केस में हम लोग यूज़ करते हैं क्या, डिवीज़न। फाइलम यूज़ करते हैं एनिमल के केस में। तो डिवीज़न क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा तुम्हारा एनजियो स्पर्मी। ये हो गया तुम्हारा डिवीज़न। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा क्लास। तो क्लास मेरा ये क्या हो जाएगा, क्लास होगा ये मोनोकोटिलिडनी। अच्छा, उसके बाद फिर इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ऑर्डर्स। ठीक, ऑर्डर्स। तो इसका ऑर्डर्स है पोइल्स। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आता है, फैमिली। फैमिली, फैमिली क्या हो जाएगी इसकी, तो फैमिली में याद रखना कि ACL लग जाता है अंतिम में, तो पोएसी। ये 5 हो गया। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो इसे मैं साइड में लिख लेता हूँ, तुम समझ जाना। फैमिली के बाद क्या हो जाएगा, जीनस। ठीक है, तो जीनस इसका क्या हो गया, जीनस हो गया इसका ट्री टी कम। ठीक है, और स्पीसीज कौन सा हो गया, ये वो हो गया ST1। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी भी हम लोग हायरार्की को लिखते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बैक वाले पेज पे आते हैं। देखो, तो सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, कोई भी एक कैटेगरी, जैसे सपोज करो किंगडम हो गया या फाइलम हो गया या क्लास हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो वो क्या है, वो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट ही तो है, क्योंकि सबको हम लोग एक लाइन से लिखते जा रहे हैं ना। इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब समझ आया क्या कहना चाह रहा है। देखो, कोई भी एक, अगर मैं क्लास की बात करता हूँ तो क्लास क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, ऑर्डर क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। लेकिन किंगडम से लेके स्पीसीज तक अगर मैं सबको एक साथ रख दूं तो वो क्या कहलाता है, वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सही बात है, सारे मिल के एक तुम्हारा क्या बनाते हैं, हायरार्की बनाते हैं। ठीक है, इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैंक या फिर टैक्सॉन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे तुमसे एक बात करूँ तो ये जो तुम्हारा हायरार्की वर्ड है ना, इंडिपेंडेंट वर्ड है। ठीक है, जिसका किसी टैक्सोन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहीं सबको अगर मिला दिया जाए तो उससे एक तुम्हारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेडी हो जाता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की, देखो अगर दोनों सेम होते तो यहाँ पे और लिखा जाता, लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की, मतलब दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, कैटेगरी मतलब कोई एक रैंक, और बहुत सारे कैटेगरी को मिला दिए तो वो बन गया हायरार्की। कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। कैसे, देखो, इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स। किसी इंसेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो उनमें नॉर्मली 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वे आर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। ठीक है, मतलब कि जो भी इंसेक्ट होगा उसके पास 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेज होंगे, तो उनका एक कैटेगरी डिसाइड हो गया ना, उसे हम एक कैटेगरी में रख देंगे ना। जहाँ भी तुम्हें 3 पेयर लेग वाला जीव जंतु दिखेगा तो तुम सीधा बोल सकते हो ना कि यार ये इंसेक्ट है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या कह रहा है, कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हाँ भाई, क्यों नहीं नाम दे सकते। अगर मैं डॉग की बात कर लूँ, अगर मैं कैट की भी बात कर लूँ, तो एक रैंक डिसाइड हो रहा है। अगर मैं तुमसे मेमेलिया की बात कर लूँ, ठीक है,
मैं मैमेलिया की भी तो बात कर सकता हूँ। अगर मैं मैमेलिया की बात कर रहा हूँ तो तुमसे अगर पूछा जाएगा तो तुम क्या बोलोगे? जनरली हैव एक्सटर्नल ईयर्स एंड हेयरी बॉडी, बोलोगे ना? तो यही चीज़ है कि ये एक और एग्जाम्पल हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। रिमेंबर, अ ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी। अब ये जो तुम्हारा इंसेक्टा है, वैसे तो ये क्लास है, लेकिन सारे इंसेक्ट को मिला के ये क्लास रेडी हो रहा है ना। तो टोटल ग्रुप ऑफ इंसेक्ट जो है वो किस क्लास में आ रहा है? वो इंसेक्टा क्लास में आ रहा है ना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये एक कैटेगरी हुआ। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, उसे हम लोग रैंक भी बोल सकते हैं। कैटेगरी और रैंक में कोई खास फर्क नहीं है। इच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबको मिला के धीरे धीरे तुम्हारा हायरार्की तैयार होता है ना। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितना भी तुम्हारा ग्रुप है ना, ठीक है, वो अलग अलग इंटाइटी है। ठीक है, अलग अलग इंटाइटी का मतलब क्या हुआ कि एक अलग ग्रुप है, ठीक है, एक अलग रैंक है, ठीक है, और एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, और उन सब का मिलना एक बस चांस नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज of all non-organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus and species। क्या कह रहा है कि ये जो तुम्हारा टैक्सोनॉमिकल स्टडी हमने किया है, सारे ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले तो हमने क्लासीफाई कर लिया, ठीक, और उसके बाद हमने उसका स्टडी किया है। टैक्सोनॉमिकल स्टडी मतलब रैंक वाइज स्टडी, और उसके बेसिस पे हमने उसे डिफ्रेंशिएट किया है। तो इससे हमें कॉमन कैटेगरी पता लगाने में मदद मिली ना। अब अगर मैं तुमसे बात करूं यही इंसेक्टा की, तो तुम क्या कहोगे कि 3 जॉइंट अपेंडेजेस वाले जो है वो इंसेक्टा हैं, तो एक कॉमन कैटेगरी हमें पता लगाने में मदद मिला ना। उसी तरह आगे क्या कह रहा है कि सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन, ये तो तुम्हारा प्लांट का है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। All organisms include those in the plant and animal kingdom has species as the lowest category। चाहे तुम किसी की भी बात करोगे तो तुम्हारा सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है? वो स्पीसीज है। उससे ऊपर क्या है? जीनस है। प्लांट और एनिमल दोनों में सारा कुछ सेम है, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो है तुम्हारा, अगर मैं एनिमल को स्पेसिफाई करता हूँ तो मैं फाइलम बोलता हूँ, और अगर मैं प्लांट को स्पेसिफाई करता हूँ तो मैं डिवीजन बोलता हूँ। आगे देखें। Now the question you may ask is how to place an organism in various categories। सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में हमने कैसे डिसाइड किया? तो ये भी अभी आंसर दे चुका हूँ। जो ज़्यादा कैरेक्टर शेयर करेंगे, कॉमन कैरेक्टर शेयर करेंगे, उन्हें मैं एक कैटेगरी में डाल दूंगा। उनसे जो वेरिएशंस आएंगी उन्हें मैं दूसरे कैटेगरी में डाल दूंगा। ठीक है। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमारे पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दिस helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as of other kinds of organism। अब जाहिर सी बात है ना कि अगर मान लो मुझे बोला जाए, मेरे सामने में एक इंसान को खड़ा कर दिया जाए और एक शेर को खड़ा कर दिया जाए, तो अब मैं दोनों को एक कैटेगरी में तो नहीं रख सकता ना। और एक इंसान है, एक शेर है, एक बिल्ली है, ठीक है। अब हमें बोला जाए अलग करो, तो मैं शेर और बिल्ली को एक कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि उनके कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन मैं इंसान को एकदम डिफरेंट कैटेगरी में रख दूंगा। तो बट वो मैं तभी रख पाऊंगा ना जब मुझे उसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होगा। इसीलिए इसका नॉलेज होना, उसे आइडेंटिफाई करना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखते हैं स्पीसीज को। देखो, बट स्पीसीज को देखने से पहले एक चीज़ जानते हैं क्या। देखो, एक होता है सफिक्स, किसी भी फॉर एनी रैंक या फिर टैक्सॉन, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली, इन चारों के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं। लेकिन जीनस, स्पीसीज और किंगडम, इनके लिए हम कोई सफिक्स यूज नहीं करते। जैसे डिवीजन के लिए अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो अभी मैंने बोला डिवीजन क्या होता है, प्लांट में लिखा जाता है, तो इसके लिए जो सफिक्स होगा वो यूज होगा फाइटा। ठीक। अगर मैं क्लास की बात करूं, अगर मुझे क्लास को डिस्क्राइब करना है तो इसके लिए जो होगा वो होगा क्या, ऑप्सीडे, सॉरी ऑप्सीडा, नोट डे, ठीक है, ऑप्सीडा, फाइसी एंड एई,
ठीक है, ये मैं यूज़ करूँगा क्लास के लिए। अगर मैं तुमसे बात करूँ ऑर्डर की, तो ऑर्डर में मैं जनरली यूज़ करूँगा एल्स। और अगर मैं तुमसे बात करूँ फैमिली की, तो फैमिली में मैं जनरली यूज़ करूँगा ए सी। ये हुआ हमारा सफिक्स, बट नो सफिक्स इज यूज्ड फॉर किंगडम, जीनस एंड स्पीसीज। इसके लिए कोई सफिक्स यूज नहीं किया जाता है। चलो, इसके अलावा अब हम बात करेंगे सारे के बारे में, कौन कौन सा स्पीसीज, जीनस एंड इसे ऊपर के। तो देखते हैं, देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं, ऊपर से ही लिख लेता हूं, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अगर मैं नीचे से तुम्हें ऊपर की ओर लेके जाऊं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारा जनरल कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मीन्स जितना तुम्हें स्पीसीज लेवल पे समझने में आसानी होगी कि एक एनिमल का, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, उतना तुम किंगडम लेवल पे उसे नहीं समझ पाओगे। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर हमारा बढ़ता जाता है, ऊपर जाने पे कॉमन कैरेक्टर हमारा घटता चला जाता है, ठीक है। तो देखो, अब आते हैं वन बाय वन बात करते हैं स्पीसीज, ठीक है। देखो, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज, ठीक। एक ह्यूमन में दूसरे ह्यूमन के बराबर ही कॉमन कैरेक्टर होंगे, ठीक है। यानी एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से कॉमन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मैच करेगा, बशर्ते एक ह्यूमन का एक बिल्ली से या एक ह्यूमन का किसी दूसरे क्रिएचर से उतना कैरेक्टर मैच नहीं करेगा। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारे सामने में मैं एक इंसान को रख दूं और दूसरा मैं तुम्हारे सामने में एक एप को रख दूं, ठीक है, तो तुम दो इंसान के बीच में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ बताओगे, बट एक इंसान का एक एप से सिमिलरिटीज़ कम हो जाएंगी। क्यों? जैसे एक एग्जांपल दूं तो उनमें पूछा जाएगा जो ह्यूमन में नहीं है, ठीक है। लेट अस कंसिडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरोसम, एग्जाम्पल भी दिया है वो भी देखो, एंड पैंथेरा लियो। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो को कहते हैं, सोलानम ट्यूबरोसम पोटैटो को कहते हैं, एंड पैंथेरा लियो लायन को कहते हैं। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, कोई दिक्कत नहीं है। While the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category, वो जीनस हो गया, ठीक। तो जीनस स्पीसीज से हायर लेवल होता है। Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities। अगर मैं तुमसे बात करूं पैंथेरा जीनस की, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा है, लायन भी आता है, टाइगर भी आता है, जगुआर भी आता है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं लायन का, एंड दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं टाइगर का, ठीक है। तो लायन क्या है, पैंथेरा लियो, ठीक है, और टाइगर क्या है, तो पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं एक लियोपार्ड की, तो ये क्या है, पैंथेरा पैडस, ठीक है। तो यानी कि ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स। पैंथेरा एक जीनस है जिसमें तुम्हारा टाइगर भी आ गया, लियोपार्ड भी आ गया, तो जीनस तो सेम है बट स्पेसिफिक एपिथेट अलग हो गया ना। टाइगर अलग है, लायन अलग है, लियोपार्ड अलग है, उसी तरह जगुआर अलग होगा, ठीक है, बट है तो ये एक सेम जीनस में ना।
बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, और इनमें सिमिलरिटीज भी है. फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलैनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मेलोनजीना. तो सोलैनम में तुम्हारा अलग अलग आ गया, उसी तरह पैंथेरा में तुम्हारा अलग आ गया. ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन जीनस होमो. ठीक, उसी तरह होमोजीनस के और भी एग्जाम्पल्स होंगे. जैसे एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो क्या, एक हम तो हैं इसी होमो सेपियंस, उसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा होमो इरेक्टस. ठीक है, उसी तरह तीसरा क्या हो जाएगा होमो हैबिलिस. ठीक है, तो इस तरह से जीनस तो तुम्हारा होमो सेम रह गया, लेकिन इसमें स्पेसिफिक एपिथेट अलग हो गया ना. ठीक है, द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया. चलते हैं आगे.